सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किसने 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा सूरत। तो अभी 7 सितंबर को स्वच्छ वायु दिवस या इसे ही इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस भी बोलते हैं, जिसे भारत में हम स्वच्छ वायु दिवस कहते हैं। ये मनाया गया अभी 7 सितंबर को। पहली बार इस दिवस को 2020 में मनाया गया था और इस बार की थीम है इसकी अच्छी स्वच्छ हवा में निवेश करें। तो इसी मौके पर, इसी अवसर पर अभी हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने 3 कैटेगरी में 3 श्रेणियों में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 प्रदान किए। और इन अवार्ड्स को दिया कहाँ पे गया? राजस्थान के जयपुर में। अब वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी, उसके अलावा 3 से लेकर 10 लाख के बीच आबादी वाले शहरों की श्रेणी और 3 लाख से कम पॉपुलेशन कम आबादी वाली श्रेणी। तो हमारा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में। तो इसमें पहले स्थान पे सूरत है, गुजरात का सूरत, दूसरे पे जबलपुर है और तीसरे पे आगरा। लेकिन अगर हमसे 3 लाख से लेके 10 लाख के बीच आबादी वाले शहरों की श्रेणी की बात करते तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद आ जाता, दूसरे पे महाराष्ट्र का अमरावती और तीसरे पे उत्तर प्रदेश का झांसी। और 3 लाख से कम पॉपुलेशन के मामले में अगर बात करते तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश का रायबरेली हो जाता। तो एक बार फिर से सुनो, 3 श्रेणियां हैं। 10 लाख से ज्यादा आबादी में पहले स्थान पे सूरत, 3 से लेकर 10 के बीच में पहले स्थान पे फिरोजाबाद और 3 लाख से कम पे रायबरेली टॉप पे होता। कौन सा पुरस्कार है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024। अच्छा, यहाँ पे इसके साथ मैं आपको एक रैंकिंग और रिवाइज कराऊंगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, जो कि इस साल के स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी। तो इसके अनुसार सबसे स्वच्छ शहर भारत के 2 रहे थे, पहले स्थान पे इंदौर और सूरत। और ये जो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ ना, इसको ध्यान से सुनना, यहाँ से इसी साल एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। तो स्वच्छ शहर में हमने कहा इंदौर और सूरत है, लेकिन 1 लाख से कम आबादी में बात करेंगे तो महाराष्ट्र का शाश्वत रहा था। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड में महू छावनी बोर्ड है। राज्यों में महाराष्ट्र टॉप पे था। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज था और सफाई मित्र शहर चंडीगढ़ बताया गया था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और जो आज हमने प्रश्न में पढ़ा वो भी ध्यान रखिएगा, वो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फिर। और आज का वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुनना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही सही, उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आप लोगों के लिए करने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। जनवरी से लेके तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आपके लिए आने वाला है। क्या है वो वीडियो, कैसे आएगा, कब आएगा, वो सारी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में किसने यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल यानी कि मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है? तो आंसर होगा जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर ये कहाँ के टेनिस प्लेयर हैं? ये इटली के टेनिस प्लेयर हैं और पहली बार इन्होंने यूएस ओपन का खिताब जीता है। आप कह सकते हो ये पहले इटालियन व्यक्ति हैं या इटालियन टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने यूएस ओपन का खिताब जीता हो। और इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि इस साल का जो स्टार्टिंग वाला ग्रैंड स्लैम था यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें भी मेन सिंगल का टाइटल इन्होंने ही जीता था। तो आप कह सकते हो इनके जीवन का ये दूसरा ग्रैंड स्लैम है। मतलब अभी तक 2 ग्रैंड स्लैम ये जीत चुके हैं और दोनों के दोनों इसी साल इन्होंने जीते, एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन वाला और एक ये यूएस ओपन वाला। यहाँ पे यूएस ओपन जीतने के लिए इन्होंने फाइनल में किनको हराया है? तो टेलर फ्रिट्ज को हराया है, जो कि अमेरिकी टेनिस प्लेयर हैं। तो किसने जीता, किसने हराया, मैंने आपको बता दिया। पुरुषों में हमने अभी बात कर ली, साथ में महिलाओं की भी मैं आपको बता दूं। यहीं पे अलग से क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, एक ही क्वेश्चन में दोनों बता रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहाँ पे वुमेन सिंगल टाइटल जीता है बेलारूस की टेनिस प्लेयर एरेना सबालेंका ने। कहाँ की टेनिस प्लेयर है ये जरूर याद रखना, इनके देश का नाम बेलारूस की टेनिस प्लेयर है ये। और इन्होंने भी पहली बार ही यूएस ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है। वैसे इनके जीवन काल का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम है, क्योंकि इससे पहले 2023 में और 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल ये जीत चुकी हैं। तो इस तरह से इनके जीवन का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम है, ये यूएस ओपन वाला जो अभी हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे फाइनल में इन्होंने किनको हराया है? तो जेसिका पेगुला को हराया है, जो कि अमेरिकी टेनिस प्लेयर है। मतलब वुमेन्स और मेंस दोनों में
अमेरिकी टेनिस प्लेयर को हराया गया। अब आपके साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, सारे के सारे पूरे हो चुके। तो एक बार मैं आपको सारे रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन अपन ने पढ़ा था, तो इसमें मेन सिंगल का टाइटल जेनिक सिनर ने जीता था जो कि इटली के हैं। वुमेन सिंगल आर्यना सबालेंका ने जीता था जो कि बेलारूस की है। अब देखो कितना सिंपल हो गया ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी मेन सिंगल का और वुमेन सिंगल का जिन्होंने जीता उन्होंने ही यूएस ओपन का जीत लिया है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, तो दोनों बिल्कुल सेम हो गए। एक याद रख लोगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, क्या इत्तेफाक है। वहीं फ्रेंच ओपन की बात करेंगे। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस डबल का टाइटल भी याद रखना क्योंकि वो एक भारतीय ने जीता था, रोहन बोपन्ना और उनके साथी मैथ्यू एबडेन ने मेंस डबल का टाइटल जीता था। वैसे रोहन बोपन्ना ने इस साल संन्यास ले लिया है खेल से। फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल का टाइटल कार्लोस अल्काराज ने जीता जो कि स्पेन के हैं, और वुमेन सिंगल ईगा स्विटेक ने जीता जो कि पोलैंड से हैं। फ्रेंच ओपन ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है और फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना। जबकि विंबलडन ओपन जो कि ग्रास कोर्ट पे होता है, इसमें मेन सिंगल का टाइटल कार्लोस अल्काराज ने ही जीता जो कि स्पेन से हैं, वही ऊपर वाला नाम। और वुमेन सिंगल बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता जो कि चेक रिपब्लिक की है। तो इस बार के नाम बड़े आसान रहेंगे, थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन यूएस ओपन तो सेम है, याद हो गया। उसके अलावा फ्रेंच ओपन विंबलडन ओपन में मेंस वाला सेम है, कार्लोस अल्काराज, बस वुमेन्स वाला आपको ध्यान रखना है। और टेनिस की बात है तो एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और रिवाइज करवा देता हूँ। एक तो ये याद रखना कि अभी 5वें गोल्डन स्लैम विनर कौन बन गए, नोवाक जोकोविच बन गए जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। और गोल्डन स्लैम विनर किन्हें कहा जाता है, जिन्होंने टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम को जीता हो, जो ये 4 ग्रैंड स्लैम हमने पढ़े वो जीत लिया हो, और साथ में ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी उन्होंने जीता हो, तो उन्हें गोल्डन स्लैम विनर जाता है। इस तरह से ये खिताब जीतने वाले ये 5वें व्यक्ति बन गए हैं दुनिया के, कौन, नोवाक जोकोविच। उसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज बन गए हैं। उसके अलावा अभी जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 दिए गए थे, उसमें वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड नोवाक जोकोविच को दिया गया जो कि सर्बिया के हैं, और वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड एटना बोनमाटी को दिया गया जो कि स्पेन की है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे वित्त सचिव नामित किया गया है, तो आंसर होगा तुहिन कांत पांडे को। तो अभी आईएएस अधिकारी तुहिन कांत पांडे को नया वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। इन्होंने किनका स्थान लिया, टीवी सोमनाथन का स्थान लिया है। जो आप जानते हो टीवी सोमनाथन अभी हमारे नए कैबिनेट सचिव बन गए हैं। और ये किनके स्थान पे आए थे टीवी सोमनाथन, आपको पता है, राजीव गौबा के स्थान पे आए थे, जिनका भी 31 अगस्त को कार्यकाल पूरा हो गया था। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सुनना, वो सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जो कि अभी किसी न किसी मंत्रालय में सचिव बने हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट हैं, अभी 1 महीने के अंदर अंदर ही हमने पढ़े थे। जैसे कि राष्ट्रपति जी के सचिव बने कौन, दीप्ति उमाशंकर, और दीप्ति से एक और नाम हमने देखा था, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव बनी थी दीप्ति गौड़ मुखर्जी, उनका नाम है। रक्षा सचिव नए बनाए गए राजेश कुमार सिंह, और ये किनका स्थान लेंगे, गिरधर अरमाने का। लेकिन कब, 31 अक्टूबर 2024 के बाद। जब तक तो रक्षा सचिव यही है गिरधर अरमाने, देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है। उसी तरह से हेल्थ सेक्रेटरी नए बन गए हैं पुण्य सलीला श्रीवास्तव, और ये स्थान लेंगे अपूर्व चंद्रा का जो कि 30 सितंबर को रिटायर्ड होंगे। बाकी ये कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में हमने देख ही लिया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव किटिकिला श्रीनिवास बने। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में सचिव बने चंद्रशेखर कुमार। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन बन गए। गृह सचिव गोविंद मोहन, विदेश सचिव विक्रम मिश्री, और इस्पात सचिव स्टील मंत्रालय में सचिव संदीप पौंड्रिक बन गए। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट अभी नए अपॉइंटमेंट है सचिवों के, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। और अभी हमने देखा जो वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे बन गए, ये नाम भी मैं इस लिस्ट में ऐड कर दूंगा ताकि जब भी हम सचिवों का रिवीजन करें ये सारा एक साथ रिवीजन कर लें। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न डेज से है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया, तो आंसर होगा 8 सितंबर को। तो हर साल 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 1967 में मनाया गया था। थीम क्या है,
बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। और आपको बताए कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पर है, तो केरल में है, और सबसे कम लिटरेसी रेट साक्षरता दर बिहार में है। और याद रखना, भारत में 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का अगर कोई व्यक्ति है जो कोई भाषा पढ़ या लिख नहीं सकता, उसे निरक्षर यानी कि इलिटरेट माना जाता है। ये पॉइंट जरूर याद रखना। वैसे 8 सितंबर को एक और दिवस हम मनाते हैं, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। ये भी ध्यान में रखना। तो अगर एक बार देखें अभी सितंबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिवस हमने मनाए, तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे, 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, नेशनल टीचर डे तो होता ही है, और 1 से लेकर 7 सितंबर तक हम नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में मनाया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन, और 7 सितंबर को इस बार अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया, जो कि सितंबर के पहले शनिवार को होता है। और अभी एक दिवस हमने और देखा था, 7 सितंबर को स्वच्छ वायु दिवस के रूप में भी हमने मनाया, वो भी ध्यान रखिएगा। बाकी 8 सितंबर के 2 दिवस अभी मैंने आपको बता दिए। तो ये सितंबर के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट लॉन्च किया है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिकों ने देश का पहला बायोमार्कर किट डेवलप किया है, जो कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता का इनिशियल स्टेज में ही सटीक अनुमान लगाने में सक्षम है। मतलब इस किट की मदद से डॉक्टर ये तय कर सकेंगे कि मरीज को अस्पताल में भर्ती कराना आवश्यक है या केवल दवाइयों के माध्यम से ही घर पर उसे ठीक किया जा सकता है। साथ ही ये किट ये भी बता सकता है कि मरीज को किस प्रकार की दवाइयों की ज़रूरत होगी, जिससे इलाज को और अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाया जा सकेगा। तो ये अच्छी बात है कि इन्होंने इस तरह का ये किट डेवलप किया। पर मुझे क्या लगता है ना, अब कोविड देखो बहुत टाइम हो गया गए, और अब ये चीज़ ये लेकर के आ रहे हैं, तो अच्छा होता ये थोड़ा और जल्दी आ जाता तो हमारे ज़्यादा यूज़फुल होता ये जो भी इन्होंने डेवलप किया है किट। इसीलिए यहाँ से एक चीज आपको सीखने को मिलती है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, समय। सही समय पे सही काम करना। अगर समय निकल गया ना, तो वो काम जिस पे आपने कितनी ही मेहनत करी हो, कितना ही अच्छा कर लिया हो, उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती जितनी हो सकती थी। तो हर काम उसके समय पे होना चाहिए। टाइम इज इम्पॉर्टेंट। खैर, बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ की हुई है, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गवर्नर है रमन डेका। छत्तीसगढ़ से कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो यहाँ पे युवा मितान परिवहन योजना शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू हुई। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नागरी दूबराज चावल को जीआई टैग मिला था। 2023 में पेन या फिर नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद कुमार को मिला था, और ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय एशियाई मूल के व्यक्ति थे, छत्तीसगढ़ से थे ये। छेरछेरा महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। मुख्यमंत्री मितान योजना है यहाँ की। कौशल्य मातृत्व योजना यहाँ शुरू हुई थी। इंद्रावती नेशनल पार्क यहाँ मिल जाएगा। कांगेर घाटी नेशनल पार्क मिल जाएगा। गुरु घासीदास नेशनल पार्क आपको यहाँ मिल जाएगा। और अचान कुमार टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। इंद्रावती टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। लेमरू हाथी अभ्यारण्य आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ के कोरबा में है। और पंडवनी नृत्य यहाँ का बड़ा फेमस है। और हरेली त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है, जबकि हरेला उत्सव ये उत्तराखंड का है। और याद रखना, ये गेवरा कोयला खदान अभी न्यूज़ में थी, जो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। क्यों न्यूज़ में थी? worldatlas.com के द्वारा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान का दर्जा दिया गया था इसको, जबकि पहली है अमेरिका की ब्लैक थंडर खदान। तो ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में नुआखाई उत्सव ये कहाँ पे मनाया गया, तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो नुआखाई ये उड़ीसा राज्य का वार्षिक फसल उत्सव है। इसमें लोग अपने इष्ट देवों को और पूर्वजों को मौसम की पहली कटी हुई फसल, जिसे नबन्ना कहा जाता है, वो अर्पित करते हैं। यहाँ पे नुआखाई का मतलब होता है नया खाना। तो कहाँ का है याद रखना, उड़ीसा का है ये। अब बात यहाँ पे उड़ीसा की है, तो मैं आपको ले चलता हूँ उड़ीसा। ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी और गवर्नर है रघुबर दास। यहाँ का राजकीय पशु सांबर डियर होता है। पक्षी है इंडियन रोलर। वृक्ष है पीपल का ट्री और पुष्प है अशोका फ्लावर। यहाँ पे भितरकनिका नेशनल पार्क मिल जाएगा। सिमलीपाल नेशनल पार्क मिल जाएगा। हीराकुड बांध आपको यहाँ मिलेगा महानदी पर। इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर है। और यहाँ पे जो व्हीलर द्वीप था उसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रख दिया गया। अब्दुल कलाम द्वीप बोलते हैं अब।
यहाँ का क्लासिकल डांस ओडिसी है, क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया है। कोणार्क सूर्य मंदिर आपको यहीं पे मिलेगा जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, और जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा कहते हैं। तो ये तो उड़ीसा के कुछ स्टैटिक बताए मैंने आपको। अच्छा, इसी के साथ उड़ीसा के जो और फेस्टिवल्स होते हैं वो भी मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो ये नुआखाई महोत्सव हमने देखा, एक रजा पर्व होता है, बाली जात्रा महोत्सव होता है, कोणार्क नृत्य महोत्सव होता है, छऊ महोत्सव होता है, बोईता बंदना महोत्सव होता है, शीतल षष्ठी पर्व होता है, यहाँ पे धानु यात्रा उत्सव होता है। तो ये सब उड़ीसा के हैं। अब कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न और क्या क्या बने उड़ीसा से अभी रिसेंटली, वो भी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि याद रखना, उड़ीसा के अभी काई चटनी को और कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला था। उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलनिस्टिक टाइगर सफारी शुरू होगी। लघु बाण जाति द्रव्य कार्य यानी कि लाभा योजना शुरू हुई। उड़ीसा विधानसभा की अभी दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी, उनका नाम सुरमा पाड़ी है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना यहाँ शुरू हुई थी। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा गया था यहाँ पे। उड़ीसा ने भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया था जिसका नाम लीसा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उड़ीसा को भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया था। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना और आबादा योजना शुरू हुई थी। कपिलेश्वर मंदिर आपको यहीं पे मिलेगा भुवनेश्वर में, और इसे भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सुरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया था। उसके अलावा उड़ीसा के कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। स्वयं योजना शुरू हुई यहाँ पे। देश का पहला राइस एटीएम ये भुवनेश्वर में खोला गया। और उड़ीसा बनाएगा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला, ये भी याद रखना। सुभद्रा योजना यहाँ शुरू हुई थी। और अभी कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला ये देश का तीसरा राज्य बना था उड़ीसा। इससे पहले 2 राज्य केरल और बिहार हो चुके हैं ऐसा करने वाले। तो उड़ीसा से संबंधित ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, साथ में ये भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रैक एग्जाम चैनल पे हमारा एक करंट अफेयर्स वाला सेशन देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और ये एक्स्ट्रा में जो मैं आपको जानकारियां दे रहा हूँ तो ये सब भी आपको अवेलेबल हो जाएगी उसी के साथ, जो कि बिल्कुल फ्री होती है। और पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वहाँ पे चले जाएंगे, और वहाँ पे नीचे ज्वाइन का बटन आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जब भी पीडीएफ अपलोड होगी या वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। उसके अलावा अगर सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर करके, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के वीडियो की लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा, जिस तरह से ये कंटेंट पढ़ के आपको अच्छा लगता है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था एक इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा, तो जनवरी से लेकर अगस्त तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। और वो डिटेल्ड वीडियो बिल्कुल नहीं है, आप यूँ समझ लो जिस तरह से अब हम मंथली के सुपर फास्ट रिवीजन वाली क्लास लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए, उसी तरह के फॉर्मेट में वो वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। उसी तरह से हम जनवरी से लेकर अभी तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे। जैसे एग्जाम से पहले आप करते हो ना, आपने देखा होगा एग्जाम का गेट होता है, गेट के अंदर जाते जाते भी आप पन्ने पलटते हुए जाते हो फटाफट से, कितना फास्ट रिवीजन होता है आपका। पूरे लाइफ का सबसे फास्ट रिवीजन वहीं पे होता है, 2 सेकंड के अंदर पूरा पन्ना रिवाइज कर लेते हो, और वो सबसे बेस्ट रिवीजन भी होता है आपका। तो उसी तरह से एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, उनका एक बार क्विक रिवीजन हम कर लें, उसके लिए वो क्लास है। तो अभी वो वीडियो आ चुका है, तो ये वीडियो होने के बाद उसे ज़रूर देखिएगा, फिर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। चलो फिर अभी अगला प्रश्न देख। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में अभी किसे चुना गया? तो आंसर होगा अब्देल मजीद तेब्बोने को। तो अफ्रीकी देश है अल्जीरिया, जहां भी राष्ट्रपति चुनाव हुए और फिर से राष्ट्रपति के पद को जीत लिया है अब्देल मजीद तेब्बोने ने, मतलब फिर से यहाँ पे राष्ट्रपति बन गए हैं ये। अल्जीरिया हमने कहा ये अफ्रीका का देश है, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, आप कह सकते हो एरिया वाइज सबसे बड़ा देश है, जबकि पॉपुलेशन वाइज यहाँ का सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है। मैं आपको मैप में ले चलता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट अल्जीरिया ले चलता हूँ। ये रहा मैप में अल्जीरिया, कैपिटल अल्जीयर्स होती है, करेंसी है अल्जीरियाई दिनार। और याद रखना अल्जीरिया ये पूरे अफ्रीका में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, एक्सपोर्टर कंट्री है। और अभी इससे संबंधित एक प्रश्न हमने क्या पढ़ा था, याद है आपको? न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य देश बन गया है अल्जीरिया।
और अभी अल्जीरिया में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद बनी थी जिसका नाम है जामा अल जाज़ीर। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अच्छा, वैसे इस तरह का जब भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट आता है प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट को लेकर के, तो 2024 के सारे अपॉइंटमेंट मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, लेकिन आज मैं सारे नहीं करा रहा हूँ, लेकिन कुछ 2-5 आपको करा देता हूँ जो कि बिल्कुल लेटेस्ट अभी हमने पढ़े। जैसे कि देखो, कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने थे अभी अजाली असोमानी, ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने बर्नार्डो एवरेलो, ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंगते बने, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने फेलिक्स त्शेसिकेदी, वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने थे निकोलस मदुरो, और फ्रांस के प्रधानमंत्री अभी हमने देखा मिशेल बार्नियर बने थे। तो इतने ध्यान में रख लो। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में टाइम्स के AI 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया? तो आंसर होगा अश्विनी वैष्णव। तो अभी टाइम्स मैगजीन ने AI के मामले में सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची को जारी किया है। इस सूची का नाम मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन AI 2024 है, और इस लिस्ट में वैसे तो कई भारतीयों के नाम हैं, लेकिन यहाँ पे कैबिनेट मंत्री पूछा है तो वो कैबिनेट मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, जिनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? एक तो रेल मिनिस्टर भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर भी यही हैं अश्विनी वैष्णव। टाइम्स के अनुसार अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में भारत अगले 5 सालों में सेमीकंडक्टर निर्माण में टॉप 5 देशों में आ सकता है। इसी कारण से इनको इस लिस्ट में शामिल किया गया। और सेमीकंडक्टर आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के लिए एक मेन कंपोनेंट होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैसे आप सब रूबरू हो इस शब्द से, ये एक मशीन है जो कि इंसानी दिमाग की तरह काम करती है। वैसे इस लिस्ट में भारत से एक नंदन नीलेकणी आपको मिल जाएंगे जो कि इन्फोसिस के को-फाउंडर हैं, और एक अभिनेता एक्टर हैं अनिल कपूर, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रश्न आ गया, और जब भी इस तरह का प्रश्न आता है AI से संबंधित अभी तक जितने भी प्रश्न आपके बने हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, लेकिन आज सारे नहीं कराऊंगा वरना बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। और अभी AI से संबंधित कुछ दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले ही मैंने आपको सारे प्रश्न रिवाइज कराए थे, लेकिन कुछ 2-5 प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ जो बिल्कुल लेटेस्ट हमने पढ़े हैं। लेटेस्ट वाले रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि जंगल की आग का पता लगाने के लिए अभी पहला उन्नत AI सिस्टम कहाँ पे लॉन्च हुआ था? पेंच टाइगर रिजर्व में, और इसका नाम पेंटोरा रखा था। AI द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट को लॉन्च किया था अभी ICICI लोम्बार्ड ने। दुनिया की पहली मिस AI बनी थी केंजा लेइली। अभी रिलायंस ग्रुप ने AI सूट लॉन्च किया था ब्रेन नाम से। AI पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट रूफस को लॉन्च किया था अमेजॉन ने। सेबी ने AI चैटबॉट सर्विस को लॉन्च किया, उसका नाम सेवा है। सेवा मतलब सेबीज वर्चुअल असिस्टेंट। और ग्लोबल AI शिखर सम्मेलन में भी 2024 ये हैदराबाद में हुआ। जबकि AI सुरक्षा पर जो इस साल दूसरा सम्मेलन हुआ था वो साउथ कोरिया के सियोल में हुआ था, और पिछले साल पहला हुआ था वो हुआ था UK के ब्लेचले में। AI सुरक्षा पर सम्मेलन की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट आप जोड़ सकते हैं कि अभी ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली AI संधि पर अभी हस्ताक्षर किए हैं। और ये एग्रीमेंट, ये संधि किस लिए है इनके बीच में? कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कोई इसका दुरुपयोग न कर सके, क्योंकि इसके फायदे भी हैं तो उसी तरह से इसके नुकसान भी हैं। तो अगर पूछे दुनिया की पहली AI संधि पर अभी हस्ताक्षर किन किन के बीच हुए? ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और USA के बीच में। ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं हम। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर का 900वां गोल किसके विरुद्ध किया है? तो आंसर होगा क्रोएशिया। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो आप जानते हो पुर्तगाल के फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं ये, और अभी इन्होंने अपना 900वां गोल किया है, और ऐसा करने वाले ये विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अच्छा, किसके खिलाफ इन्होंने ये 900वां गोल दागा? तो क्रोएशिया के खिलाफ। क्रोएशिया बड़ा इंपॉर्टेंट देश है, इसकी कैपिटल एग्जाम में पूछी जा चुकी है। जैगरेब इसकी कैपिटल होती है। करेंसी आपको पता है यूरो है, और यूरो करेंसी को अपनाने वाला ये सबसे नवीनतम देश भी है। 20वां देश बना था यूरो करेंसी को अपनाने वाला क्रोएशिया। अच्छा, एक फुटबॉलर आपको याद होंगे जिन्होंने भी संन्यास ले लिया, भारतीय फुटबॉलर की बात कर रहा हूँ, सुनील छेत्री उनका नाम है। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पहली भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ पे हुई है? ये इनके बीच की पहली मीटिंग है, पहली बैठक है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। तो अभी भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की भी पहली बैठक हुई है,
कहाँ पे हुई है? सऊदी अरब के रियाद में। इसमें भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने हिस्सा लिया है। खाड़ी सहयोग परिषद की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। मुख्यालय रियाद में मिलेगा। इसमें 6 देश शामिल हैं: यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत और ओमान। तो गाइज ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। अच्छा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी है। खास तौर पे अगर कोई नए स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। और आप सभी ने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बाकी PDF के बारे में मैंने आपको बता ही दिया और अब वो वीडियो जा करके देख लीजिएगा। चलो कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन मैं आपको करा दूँ, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 9 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 18वें स्थान पे। पहले स्थान पे चाइना रहा और भारत ने टोटल 29 मेडल जीते, जिसमें से 7 गोल्ड हैं। उसके अलावा पहली बार किसने शून्य काल की शुरुआत की है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने। वृंदावन ग्राम योजना गीता भवन परियोजना ये कहाँ पे शुरू करने की घोषणा हुई? मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया 7 सितंबर को। कौन एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने? रणधीर सिंह। और फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी नाम की बुक को लिखा कुलदीप गुप्ता ने। किस IIT ने अबू धाबी में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया? IIT दिल्ली। और लॉरियल पेरिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया? आलिया भट्ट। फिर पूछा किस राज्य ने डेंगू को महामारी घोषित किया? कर्नाटक। और आखिरी प्रश्न पूछा किस बैंक ने गिग वर्कर्स के लिए गीगा बचत खाता लॉन्च किया? तो HDFC बैंक। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन भी एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था किसने प्रिट्जकर पुरस्कार 2024 को जीता? तो आंसर होगा रिकेन यामामोटो। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।